हेलो 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 बच्चों। वेलकम 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 टू योर फेवरेट चैनल साइंस की पाठशाला, जहां पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं गुजरात बोर्ड के सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 9, दैट इज फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। इससे पहले मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 15 सिखा दिया है। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में इसकी प्ले लिस्ट मिल जाएगी, जहां पे आप जाके सोशल साइंस के पर्टिकुलर चैप्टर्स सीख सकते हो। इसके अलावा मैंने आप लोगों को साइंस में चैप्टर नंबर 1 भी कंप्लीट करा दिया है। ये वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि ये एक ज्योग्राफी का चैप्टर है जिसके अंदर मैप के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। कंपलसरी 1 मार्क का मैप का क्वेश्चन इस चैप्टर में से आता ही है। तो यहाँ पे हम मैप का भी डिस्कशन करने वाले हैं, साथ साथ में बोर्ड में पूछे गए पास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस है उसका भी डिस्कशन होगा। बिना टाइम वेस्ट किए अब हम इसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखना। ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको शेयर कर देना। हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर के इंट्रोडक्शन से। द एग्जिस्टेंस, प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ मैन इज डिपेंडेंट ऑन रिसोर्सेस। हमें पता है कि हमारा डेवलपमेंट, हमारा एग्जिस्टेंस और हमारा प्रोग्रेस जो है वो रिसोर्सेस के ऊपर डिपेंडेंट है। रिसोर्सेस का मतलब क्या होता है वो हमने चैप्टर नंबर 8 में देखा था। ऐसी कोई भी चीज जिससे हमारी नीड्स सेटिस्फाई होती है उसको हम रिसोर्सेस कहते हैं। जैसे कि फॉरेस्ट जो है वो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, क्योंकि फॉरेस्ट में से हमें वुड मिलता है, प्लांट्स मिलते हैं, अलग अलग टाइप के फ्लावर्स मिलते हैं, ठीक है, अलग अलग चीजें, रबर है। तो डिफरेंट रिसोर्सेस हमें फॉरेस्ट में से मिलते हैं, इसलिए उसको कहा जाता है वन ऑफ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस। अगर आपको कोई फॉरेस्ट की डेफिनेशन पूछे तो बहुत ही सिंपल है। फॉरेस्ट यानी कि ऐसी जगह जहां पे बहुत सारे ट्रीज दिखाई दे, स्क्रब्स दिखाई दे, स्क्रब्स यानी कि स्मॉल प्लांट्स दिखाई दे, और हिप्स ऑफ ग्रास यानी कि ग्रास के बड़े बड़े ढेर दिखाई दे, तो उसको हम कहते हैं फॉरेस्ट। अब 1 मार्क की एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपको पूछते हैं, दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय वर्जिन वेजिटेशन। वर्जिन वेजिटेशन का मतलब होता है ऐसा वेजिटेशन जहां पे कोई पर्टिकुलर प्लांट या ट्री ग्रो होता है विदाउट द हेल्प ऑफ अ मैन। मतलब कि जब बारिश गिरती है, हमने कोई पर्टिकुलर प्लांट को वहां पे रखा नहीं है, हमने किसी भी टाइप के सीड को वहां पे सो नहीं किया है। जब कोई पर्टिकुलर प्लांट या ट्री अपने आप ग्रो होता है, हमने ना तो उसको कोई फर्टिलाइजर दिया है, ना तो कोई टाइप का वाटर दिया है, सब कुछ अगर नेचुरली ग्रो होता है तो उस टाइप के वेजिटेशन को कहा जाता है वर्जिन वेजिटेशन, विदाउट द हेल्प ऑफ मैन। ठीक है, उस टाइप के वेजिटेशन को हम कहते हैं वर्जिन वेजिटेशन। ऐसे टाइप का वेजिटेशन सिर्फ कुछ जगहों पे ही देखने को मिलता है, जैसे कि हिमालयाज में, सुंदरवन के जो फॉरेस्ट है वेस्ट बंगाल के पास वहां पे, और थार डेजर्ट के कुछ रिमोट एरियाज में। इस चैप्टर के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट। ये क्वेश्चन आप लोगों को 4 मार्क्स में पूछा जाता है। सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट डिस्कस करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर फॉरेस्ट को कौन संभालता है। फर्स्ट टाइप ऑफ फॉरेस्ट जो है वो है रिजर्व्ड फॉरेस्ट। रिजर्व्ड फॉरेस्ट जो है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट के कंट्रोल में आते हैं। उसमें लंबरिंग का रेस्ट्रिक्शन होता है। लंबरिंग का मतलब होता है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के पास कैटल्स होते हैं जिनको हम चरवाहे कहते हैं। चरवाहे जो है वो अपने काव और दूसरे कैटल्स जैसे कि गोट है, शिप है, उसको खाना खिलाने के लिए फॉरेस्ट एरियाज में लेके जाते हैं। तो वो जो ग्रीजिंग की एक्टिविटी है उसको हम कहते हैं लंबरिंग। तो उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन होता है, मतलब कि ऐसे टाइप के फॉरेस्ट में कोई भी लंबरिंग नहीं कर सकता। सेकेंड चीज, कलेक्शन ऑफ वुड भी नहीं कर सकता। वहां पे जाके कोई पर्टिकुलर इंसान ट्रीज को कट नहीं कर सकता।
या तो जो पर्टिकुलर वुड नीचे गिर चुका है उसको भी कलेक्ट नहीं कर सकता। पेस्चरिंग भी वहां पे अलाउड नहीं होता। सेकेंड जो टाइप ऑफ फॉरेस्ट है वो होते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ये ऐसे फॉरेस्ट होते हैं जिसको देखता है एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब वहां की स्टेट गवर्नमेंट जिसको देखती है। यहाँ पे जो लोकल पीपल है, जो फॉरेस्ट के अंदर रहने वाले लोग या तो उसके आसपास में रहने वाले लोग, उनको वुड कलेक्ट करने के लिए अलाउ करते हैं, ट्रीज नहीं कट कर सकते। ये चीज याद रखना है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो लोग ट्रीज को कट करके वुड को कलेक्ट नहीं कर सकते। जो वुड ऑलरेडी वहां पे अवेलेबल है, जो पर्टिकुलर ब्रांचेस जमीन पे गिर चुकी है, सिर्फ उसको ही वो कलेक्ट कर सकते हैं। और एनिमल का जो ग्रेजिंग है, मतलब कि चरवाहे जो है, वो अपने कैटल्स को वहां पे ले जा सकते हैं खाना खिलाने के लिए। थर्ड जो टाइप ऑफ फॉरेस्ट होते हैं वो होते हैं अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट, मतलब कि जिसको संभालने वाला कोई नहीं होता। यहाँ पे ट्रीज कटिंग के लिए भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता, कोई भी जाके वहां पे ट्रीज को कट कर सकता है और एनिमल ग्रेजिंग करवा सकता है। अब दूसरे टाइप का हम क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं, अकॉर्डिंग टू द ओनरशिप, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, जिसमें जो फर्स्ट टाइप आता है वो है हमारा स्टेट फॉरेस्ट। स्टेट फॉरेस्ट यानी कि ऐसा फॉरेस्ट जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट या तो स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। हमारे कंट्री के जितने भी मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट है वो इसी कैटेगरी में इंक्लूड किए जाते हैं। सेकेंड टाइप का जो फॉरेस्ट आता है उसको हम कहते हैं कम्युनल फॉरेस्ट। कम्युनल वर्ड जो है वो कम्युनिटी में से आया है, जिसको हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहते हैं। तो ऐसे फॉरेस्ट जिसको ग्राम पंचायत, म्यूनिसिपालिटी, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या डिस्ट्रिक्ट पंचायत संभालती है, ऐसे फॉरेस्ट को हम कहते हैं कम्युनल फॉरेस्ट। थर्ड जो टाइप के फॉरेस्ट है उनको हम कहते हैं प्राइवेट फॉरेस्ट, मतलब कि ऐसे फॉरेस्ट जिसको कोई इंडिविजुअल ओन करता है, जिसको वो संभालता है। ऐसे कुछ फॉरेस्ट जो है वो हमें उड़ीसा, मेघालय, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलते हैं। ठीक है, जिसको कोई इंडिविजुअल पर्सन ओन करता है, ऐसे टाइप के फॉरेस्ट को हम कहते हैं प्राइवेट फॉरेस्ट। सम ऑफ द फॉरेस्ट ऑफ दिस टाइप्स आर इन हैजार्ड कंडीशन और सम ऑफ देम आर टोटली बैरन। क्योंकि ऐसे टाइप के फॉरेस्ट को संभालने वाला कोई इंडिविजुअल इंसान होता है, इसलिए इसकी अच्छे से देखभाल नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे प्राइवेट फॉरेस्ट जो है वो आज बैरन हो चुके हैं, मतलब कि खत्म हो चुके हैं। अब क्यों फॉरेस्ट खत्म हो जाते हैं वो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले, जिसको हम कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। क्यों आजकल फॉरेस्ट का जो नंबर है वो रिड्यूस होता जा रहा है, कैसे ट्रीज जो है वो खत्म होते जा रहे हैं, उसके रीजंस हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। जैसे आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हो कि पहले यहाँ पे बहुत ज्यादा नंबर ऑफ ट्रीज प्रेजेंट थे, लेकिन अभी ट्रीज प्रेजेंट नहीं है। इसका वन ऑफ द रीजन है ग्लोबल प्रॉब्लम। ये डिफॉरेस्टेशन जो है वो एक टाइप की ग्लोबल प्रॉब्लम है। ये होती है बिकॉज ऑफ प्रोग्रेस ऑफ मैन। जैसे जैसे इंसान का नंबर यानी कि पॉपुलेशन बढ़ती जाती है, वैसे इंसानों को अलग अलग चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि पॉपुलेशन बढ़ेगी तो सिटीज एक्सपांड होंगे, सिटीज को एक्सपांड करने के लिए फॉरेस्ट को कट किया जाता है। कई बार फॉरेस्ट को कट किया जाता है वहां से ब्रिजेस बनाने के लिए, वहां पे रोड्स बनाने के लिए, वहां पे डैम्स बनाने के लिए, वहां पे कैनाल्स बनाने के लिए। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाती है, ह्यूमन की नीड्स बढ़ती जाती है, वैसे वैसे ह्यूमंस जो है वो फॉरेस्ट को कट करना स्टार्ट कर देते हैं। फॉरेस्ट जो है वो नेचुरली तो डिस्ट्रॉय होते ही है, लेकिन ज्यादातर वो ह्यूमन इंटरफियरेंस की वजह से डिस्ट्रॉय होते हैं। मतलब कि ह्यूमंस जो है वो अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए फॉरेस्ट को कट करते हैं। अगर डिफॉरेस्टेशन होता ही जाता है
मतलब कि फॉरेस्ट का नंबर कम होता ही जाता है, तो हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा वो अब डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट है कि एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ जाएगा। ठीक है, हमें ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो महसूस होगा। अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो बढ़ता जाएगा, गर्मी और ज्यादा बढ़ती जाएगी और उसको हम कहेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट। साथ साथ में सॉइल इरोजन भी बढ़ता जाता है। हमें पता है कि जब भी कोई ट्री प्रेजेंट होता है तो वो सॉइल को होल्ड करके रखता है, उसके रूट्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। जब पेड़ ही वहां से चला जाएगा तो सॉइल वहां की लूज हो जाएगी, तो सॉइल का इरोजन होगा, यानी कि सॉइल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाएगी, जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी। इन द फॉरेस्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, हमने ये देखा कि जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया है वहां पे डिफॉरेस्टेशन का अमाउंट जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। मैनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव लॉस्ट देयर एबॉर्ड्स, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ने अपना एबॉर्ड्स लॉस्ट कर दिया है। एबॉर्ड्स का मतलब होता है घर। जब हम फॉरेस्ट को कट कर देंगे तो वाइल्ड एनिमल्स कहाँ पे रहेंगे, उनका जो घर है वो हम डिस्ट्रॉय कर देंगे, तो वो हमारे अर्बन सेटलमेंट्स पे आ जाते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि विलेज में या तो सिटीज में कोई पर्टिकुलर जो एनिमल है वो घुस जाता है। कई बार सुना होता है हमने न्यूज़पेपर में कि ये पर्टिकुलर शहर में चीता आ गया है, लेपर्ड आ गया है, लायन आ गया है, टाइगर आ गया है, एलिफेंट्स आ गए। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम उन लोगों का घर डिस्ट्रॉय कर देंगे तो वो हमारे घर की तरफ ट्रैवल करेंगे फॉर फूड एंड वाटर। अब मान लो कि हमने फॉरेस्ट को बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में डिस्ट्रॉय कर दिया, तो क्या होगा? कार्निवोरस एनिमल्स जो है उनका नंबर भी कम होता जाएगा, डोमेस्टिक एनिमल्स का भी नंबर कम होता जाएगा। तो ये सारी चीजें याद रखनी है, क्योंकि अगर हम उनका घर तोड़ देंगे तो उनके पास रहने लायक जगह नहीं बचेगी। तो इसलिए कार्निवोरस एनिमल्स जो है उनका नंबर कम होता ही जाएगा। कई बार कार्निवोरस एनिमल्स जो है वो ऐसे अर्बन सेटलमेंट्स में घुस के जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उसको खा जाते हैं। आपने देखा होगा कि जब कोई चीता शहर में ट्रैवल करता है तो वो जो हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स हैं जैसे कि डॉग है, काव है, बफेलो है, उसको खा जाता है। तो कार्निवोरस एनिमल्स इस तरीके से डोमेस्टिक एनिमल्स को खा जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 4 मार्क्स में बोर्ड में रिपीटेडली पूछा जाता है वो है रेमेडीज फॉर फॉरेस्ट कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब होता है प्रोटेक्ट करना। हम किस तरीके से फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं? फर्स्ट पॉइंट है कि हमें वुड का ऑप्शन ढूंढना होगा। हमें पता है कि हम वुड को बहुत सारी जगहों पे यूज करते हैं। पहले वुड को यूज किया जाता था फॉर फायर पर्पस, यानी कि लोग खाना बनाते थे वुड को जला के। फिर हमने वुड के डिफरेंट यूजेस देखे, जैसे कि फर्नीचर में वुड को यूज किया जाता है। हमें वुड का अल्टरनेटिव ढूंढना होगा। अगर हम वुड का अल्टरनेटिव नहीं ढूंढेंगे तो ऑब्वियसली आगे जाके प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। हमें फॉरेस्ट जितने भी रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करता है उन पर्टिकुलर रॉ मटेरियल को समझदारी से यूज करना पड़ेगा। हम कई बार क्या करते हैं, लार्ज अमाउंट में रॉ मटेरियल को यूज करते हैं, फॉरेस्ट में से निकालते हैं। खास करके इंडस्ट्रीज जिनको, मान लो कि कोई ऐसी इंडस्ट्री है जिसको फ्रूट्स की रिक्वायरमेंट होती है तो वो लार्ज क्वांटिटी में फॉरेस्ट में से फ्रूट्स को निकालती है। कोई इंडस्ट्री जो टायर्स बनाती है वो लार्ज क्वांटिटी में रबर ट्री को डिस्ट्रॉय करती है, वहां से रबर निकालने का ट्राई करती है। इसकी वजह से उसकी जो हेल्थ है, प्लांट की जो हेल्थ है, ट्रीज की जो हेल्थ है वो कम होने लगती। हमें इको टूरिज्म को डेवलप करने की जरूरत है। इको टूरिज्म का मतलब ऐसी जगह जहां पे लोग ट्रीज का इंपॉर्टेंस समझे, जहां पे ट्रीज को प्रोटेक्ट करे और वहां पे घूमने के लिए जाए। हमें
पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम्स करने चाहिए, मतलब कि लोगों को समझाना चाहिए कि क्यों ट्रीज एंड फॉरेस्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट्स को उनके सिलेबस में इसके बारे में नॉलेज देना चाहिए। कंजर्वेशन की स्ट्रेटेजीज स्टूडेंट्स को समझानी चाहिए। सोशल फॉरेस्ट्री एंड एग्रो फॉरेस्ट्री करनी चाहिए। जैसे कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे आपने देखा होगा कि इस तरीके से ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम्स किए जाते हैं, सो दैट लोगों को समझाया जाता है ये जो पर्टिकुलर ट्रीज है, प्लांट्स है, फॉरेस्ट है, वो हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट है, उसका इम्पोर्टेंस लोगों को हम समझाते हैं। ये सारी एक्टिविटीज करने की जरूरत है। हमें फायर वुड की जगह पे अल्टरनेटिव्स निकालने हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी का यूज करना है, नेचुरल गैसेस का यूज करना है। जितने ज्यादा हम अल्टरनेटिव्स यूज करेंगे उतने ज्यादा फॉरेस्ट जो है वो हमारे प्रोटेक्टेड रहेंगे। हमें फॉरेस्ट के रिसोर्सेज को स्पेरिंगली यूज करना चाहिए। स्पेरिंगली का मतलब जरूरत के अकॉर्डिंग यूज करना चाहिए, लार्ज अमाउंट में यूज नहीं करना है, उसका वेस्ट नहीं करना है। फॉरेस्ट फायर से बचना चाहिए। कई बार जंगल में आग लग जाती है तो वो इतनी ज्यादा फैल जाती है कि पूरा जंगल डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो फॉरेस्ट फायर से बचना चाहिए। दूसरी चीज, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग परिक्रमा करने के लिए जाते हैं, मेले में जाते हैं जंगल में, तो वहां पे वो लोग जंगल को खराब करके आते हैं। वहां पे इतना ज्यादा वेस्ट क्रिएट करते हैं कि वहां की जो ट्रीज है, वहां पे जो प्लांट्स है, उसकी लाइफ भी कम होती जाती है। और साथ साथ में हमें एनिमल के पेस्चर के लिए एक पर्टिकुलर एरिया को डीमार्केट करना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है कि एनिमल ग्रेजिंग के लिए सेपरेट एरिया रखना चाहिए जंगल के अंदर। एनिमल्स को हर जगह जंगल में नहीं ले जाना चाहिए, कुछ ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पे हम एनिमल्स को ग्रेजिंग के लिए ले जा सकते हैं, बाकी जगहों पे नहीं ले जा सकते। नेक्स्ट टॉपिक है वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी, मतलब कि कितने डिफरेंट टाइप्स की वाइल्ड लाइफ हमारे कंट्री में देखने को मिलती है। पूरे वर्ल्ड में 15 लाख जितने स्पीसीज हमें बर्ड्स के और एनिमल्स के देखने को मिलते हैं। उन 15 लाख स्पीशीज में से 81,251 स्पीशीज हमारे इंडिया में देखने को मिलते हैं। ये नंबर्स आप लोगों को एग्जैक्टली याद रखने पड़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स के लिए। तो रैंकिंग के हिसाब से हम देखें तो इंडिया 12th पोजीशन पे आता है इन टर्म्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हमारे कंट्री में एशिया के एनिमल्स, यूरोप के एनिमल्स एंड अफ्रीका के एनिमल्स देखने को मिलते हैं। कुछ पर्टिकुलर एनिमल्स का लिस्ट यहाँ पे दिया है, जैसे कि अफ्रीकन जरख, यूरोपियन वुल्फ, वाइल्ड गोट्स, कश्मीरी डियर, एलिफेंट्स एंड गिबन्स जो साउथ ईस्ट एशिया से बिलोंग करते हैं वो हमारे कंट्री में देखने को मिलते हैं। अगेन कुछ नाम दिए हुए हैं जो हमें याद रखने हैं। ब्लैक बियर, वन हॉर्न्ड राइनो, डियर, डिफरेंट टाइप के स्नेक्स, पीकॉक, होरड जिसको हम बस्टर्ड भी कहते हैं, हॉक, किंगफिशर, फ्लेमिंगो। साथ साथ में हिमालयाज में स्नो लेपर्ड और रेड पांडा देखने को मिलते हैं। इंडिया एक ऐसी इकलौती कंट्री है, ओनली कंट्री पूरे वर्ल्ड में, जहां पे टाइगर और लायन दोनों अपने नेचुरल एबोर्ड यानी कि फॉरेस्ट में यानी कि जंगल में देखने को मिलते हैं। पूरे वर्ल्ड में ऐसी कोई कंट्री नहीं है जहां पे लायन और टाइगर दोनों एक साथ जंगल में देखने को मिले, एक्सेप्ट इंडिया। साथ साथ में बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स विंटर के टाइम पे हमारे कंट्री में ट्रैवल करके आते हैं। कुछ जगहों के नाम आपको याद रखने हैं, जैसे कि केओला देव नेशनल पार्क में आते हैं, भरतपुर और नल सरोवर बर्ड सेंचुरी जो गुजरात में है वहां पे बर्ड्स ट्रैवल करके आते हैं। सी टर्टल्स आते हैं उड़ीसा में, ठीक है, ये चीज याद रखनी। इंडियन पाइथन और अलग अलग टाइप के स्नेक, किंग कोबरा, वो भी हमारे साउथर्न रेन फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं। इतनी ज्यादा जो डाइवर्सिटी है वाइल्ड लाइफ की, वो आज एक्सटिंक्ट होने आई है। एक्सटिंक्ट का मतलब खत्म होने को आई है।
इसके बहुत सारे रीजन हैं, जैसे कि टाइगर का नंबर जो है वो बहुत ज्यादा होता था लास्ट सेंचुरी में, यानी कि 20th सेंचुरी में। उस टाइम पे ईडर, फिर अंबाई, शायद ये अंबाजी होगा, और साथ साथ में दांता, वहां पे गुजरात के अंदर टाइगर देखने को मिलते थे, ठीक है। लेकिन आज बहुत कम जगहों पे, सॉरी, लिखा हुआ है टोटली एक्सटिंक्ट, यानी कि गुजरात के जंगलों में टाइगर देखने को नहीं मिलते। हाँ, इंडिया में जैसे कि मध्य प्रदेश है, वहां पे टाइगर देखने को मिलता है। बंगाल है जहां पे रॉयल बंगाल टाइगर देखने को मिलता है। लेकिन गुजरात के जंगलों में आज टाइगर देखने को नहीं मिलता। जू में देखने को मिलते हैं, लेकिन फॉरेस्ट में देखने को नहीं मिलते। चीता भी टोटली एक्सटिंक्ट हो चुका है, मतलब कि इंडिया के जंगलों में चीता अब है नहीं। हाँ, थोड़े टाइम पहले हमने अफ्रीका से चीतास को यहाँ पे इंपोर्ट किया है। कुछ और एनिमल्स हैं जो खत्म होने पे आए हैं, जैसे कि वल्चर है, डक विथ पिंक थ्रोट जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ऐसा डक जिसका थ्रोट पिंक होता है। क्रेन्स है, आउल्स है, ऑन दी वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, मतलब कि खत्म होने को आए हैं। फिर एक चिलोत्रो बर्ड होता था अरुणाचल प्रदेश में, जो आजकल इजीली दिखाई नहीं देता। फिर गंगा के फ्रेश वाटर में डॉल्फिन देखने को मिलती थी, वो भी अब बहुत ही कम दिखाई देती है। जो सी टर्टल्स आते थे उड़ीसा के कोस्ट पे, गुजरात के कोस्ट में, उनका नंबर भी कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता जा रहा है। फिर एक पर्टिकुलर एनिमल है जिसको हम वाटरफाउल, जिसको जल बिलाड़ी भी कहते हैं, वो भी नर्मदा रिवर में आती थी, उसका नंबर भी कम हो चुका है। तापी में आती थी, मही, साबरमती, उन सब में भी उसका नंबर अब डिक्रीज हो चुका है। क्यों वाइल्ड लाइफ डिस्ट्रक्ट होती जा रही है, कौन कौन से रीजन है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है ह्यूमन इंटरफेरेंस, मतलब कि ह्यूमंस की वजह से वाइल्ड लाइफ डिस्ट्रॉय हो रही है। जैसे जैसे हम फॉरेस्ट को कट करते जाएंगे, वैसे उसका इम्पैक्ट वाइल्ड एनिमल्स के ऊपर आएगा और उनका नंबर डिक्रीज होता जाएगा। डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट के लिए नेचर का इम्बैलेंस भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये भी आपको याद रखना है। हंटिंग एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर। हम एनिमल्स के हेयर के लिए, उसकी स्किन के लिए, बोन्स है, हॉर्न्स है, नील्स है, उन सब चीजों के लिए उसका हंटिंग करते हैं। उन सब चीजों का मेडिसिन में बहुत बार यूज किया जाता है, इसलिए ह्यूमंस उसका हंटिंग करते हैं, जो एक्चुअल में नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है रोड्स बनाने के लिए, मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट्स के लिए, माइनिंग के लिए, एक्सपांशन करना है हमें सिटीज का, इसलिए हम फॉरेस्ट को कट करते हैं। फॉरेस्ट को कट करेंगे तो वाइल्ड एनिमल्स का भी डिस्ट्रक्शन होगा। कई बार फॉरेस्ट फायर होती है, जिसकी वजह से बहुत सारे जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो जल के मर जाते हैं। कुछ सालों पहले ऑस्ट्रेलिया में बुश फायर्स हुए थे, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ कोआलास की डेथ हुई थी। कोआला एक वहां का लोकल एनिमल है ऑस्ट्रेलिया का, ऐसे थाउजेंड्स ऑफ कोआलास की डेथ हो गई थी बिकॉज ऑफ फॉरेस्ट फायर। साथ साथ में कई बार एक और रीजन आपको याद रखना है, लॉस ड्यू टू their natural habitats, many animals without any abode come into conflict with men and sometimes even lose their life। कई बार हंटिंग के लिए, आपने यहाँ पे इमेज दिखाई दे रही है कि जब भी एनिमल्स और ह्यूमंस के बीच में लड़ाई होती है तो एनिमल्स की कई बार डेथ हो जाती है। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे कुछ पर्सन जो है वो यहाँ पे उनके हैंड में राइफल है, गन है, उसका यूज करके उस एनिमल का हंटिंग करते हैं। क्यों हंटिंग करते हैं? तो मेडिसिन बनाने के लिए उनकी स्किन चाहिए, और दूसरी दूसरी चीजें जैसे कि उनके हॉर्न्स है, उनके टीथ्स है, उसका भी कई बार यूज किया जाता है परफ्यूम बनाने के लिए, इसलिए उसका हंटिंग करते हैं। कुछ एनिमल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहला आता है रेड पांडा, जो सिर्फ
ईस्टर्न हिमालयस के जो कोल्ड फॉरेस्ट है वहां पे देखने को मिलता है। उसको बाम्बू स्प्राउट्स बहुत ज्यादा पसंद है। वो एग्स भी खाता है, छोटे छोटे बर्ड्स भी खाता है और इंसेक्ट्स भी खाता है। डे के टाइम पे वो बहुत कम दिखाई देता है। इंडिया के अलावा रेड पांडा चाइना, नेपाल, भूटान और म्यांमार में भी देखने को मिलता है। हमें इस वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स उठाने पड़ेंगे? तो पहला इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है कि उनका जो नेचुरल हैबिटेट है यानी कि जंगल जो है उसको कट नहीं करना है। हमें हर्बीवोरस और कार्निवोरस एनिमल्स का जो नंबर है उसको बैलेंस करना पड़ेगा। थर्ड स्टेप है कि हंटिंग के सामने स्ट्रिक्ट लॉज बनाने चाहिए, एक्चुअल में बैन ही कर देना चाहिए। अगर कोई इंसान हंटिंग करता है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जो इलीगल माइनिंग होती है उसको भी रोक देना चाहिए। जब भी एनिमल्स का प्रोक्रिएटिव पीरियड होता है, मतलब कि एक एनिमल दूसरे एनिमल को जब बर्थ देने वाला होता है उस टाइम पे उस एनिमल को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। साथ साथ में हमें टूरिज्म को डेवलप करना चाहिए जिसको हम इको टूरिज्म कहते हैं। फिशरीज को डेवलप करना चाहिए। फॉरेस्ट में गैदरिंग्स होनी चाहिए और लोगों को समझाना चाहिए क्यों इन सबको प्रोटेक्ट करना जरूरी है। इन सब चीजों को हम कहते हैं अवेयरनेस प्रोग्राम्स। लोगों के बीच में जागरूकता यानी कि अवेयरनेस हमें इंक्रीज करनी चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को याद रखने हैं। अब ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले जो इस टॉपिक में से आते हैं, जिसको हम कहते हैं गंगा रिवर की डॉल्फिन, जिसका एक पर्टिकुलर नाम भी याद रखना है। बायोलॉजिकल नेम होता है प्लाटेनिस्टा जेजेंटिका। ये जो गंगा रिवर की डॉल्फिन है वो गंगा रिवर के साथ साथ ब्रह्मपुत्र रिवर में भी देखने को मिलती है। ये जो पर्टिकुलर गंगा रिवर है आपको पता ही है डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज में से जाती है जिसको हम नॉर्दर्न प्लेन्स कहते हैं। हमने ये नोटिस किया जैसे जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर के अंदर पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे डर्टी वाटर उसके अंदर हम रिलीज करते जा रहे हैं, वैसे ही उसका इम्पैक्ट उस डॉल्फिन के ऊपर आता है। डिफॉरेस्टेशन है, फिशरीज है, नेविगेशन इन वाटर है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, ये सारे ऐसे रीजंस है जिसकी वजह से गंगा रिवर डॉल्फिन का नंबर कंटिन्यूसली डिक्रीज होता ही जा रहा है। कुछ डॉल्फिन्स जो है वो चंबल रिवर में एग्जिस्ट करती है। जब भी ये डॉल्फिन सरफेस वाटर पे आती है तो एक पर्टिकुलर साउंड निकालती है, जैसे कि सूसू, ये साउंड याद रखना है। सॉन्स, सूसू, सुइस, ये सारे आवाज निकालती है। साथ साथ में ये नेपाल और बांग्लादेश के रिवर्स में भी देखने को मिलती है। आजकल ये गंगा रिवर डॉल्फिन जो है वो डेंजर में आ चुकी है। नेक्स्ट टॉपिक है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन स्कीम। इसमें से आप लोगों को डेफिनेटली मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला जो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है वो है टाइगर प्रोजेक्ट। ऐसा कहा जाता है कि जब भी 20th सेंचुरी स्टार्ट हुई थी तब इंडिया में 40,000 से ज्यादा टाइगर थे, लेकिन इलीगल हंटिंग और डिफॉरेस्टेशन की वजह से टाइगर का नंबर अब कम हो चुका है। टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए ये प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया इन 1971। ये ईयर याद रखना है। MCQs एंड मैच द फॉलोइंग में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। इस पर्टिकुलर टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए ये स्कीम हमने हमारे कंट्री के 44 रीजन्स में इसको इम्प्लीमेंट किया है। फिर है लेपर्ड। लेपर्ड जो है वो कैट फैमिली को बिलोंग करता है, लेकिन इसका जो स्टेचर है वो लायन और टाइगर के कंपैरिजन में कम है। लेपर्ड पूरे इंडिया में हर जगह देखने को मिलता है और डार्क ब्लैक कलर के लेपर्ड भी हमारे कंट्री में देखने को मिलते हैं। गुजरात में भी लार्ज नंबर में लेपर्ड देखने को मिलते हैं। लेपर्ड्स कई बार ह्यूमन सेटल्समेंट में आ जाते हैं, मतलब कि फॉरेस्ट से निकल के वो गांव में और शहरों में माइग्रेट करते हैं।
कई बार लेपर्ड को गलती से हम लोग चीता भी बोल देते हैं। चीता अलग एनिमल है, लेपर्ड अलग एनिमल है। चीता जो है वो हमारे कंट्री से टोटली एक्सटिंक्ट हो चुका है, मतलब कि 0 चीताज अभी इंडियन फॉरेस्ट में एग्जिस्ट करते हैं। थोड़ी देर पहले जैसे मैंने बताया कि हमने अफ्रीका से इंपोर्ट किया, वो अभी अवेलेबल है हमारे कंट्री में, उससे पहले बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं थे। अभी ये चीता अफ्रीका में नेचुरल हैबिटेट में देखने को मिलते हैं। इंडिया में सिर्फ और सिर्फ जू में चीतास देखने को मिलते हैं। फिर है एलिफेंट प्रोजेक्ट, जो हमने एलिफेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए इन द ईयर 1992 में स्टार्ट किया था। टोटल 26 प्रोटेक्शन जोन्स बनाए हैं एलिफेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। आप लोगों को ये पूरा शॉर्ट नोट के फॉर्म में बिल्कुल भी याद नहीं रखना है, सिर्फ और सिर्फ नंबर्स याद रखने हैं और ईयर्स याद रखने। फिर राइनो प्रोजेक्ट आया था। हमारे कंट्री के अंदर 1 हॉर्न्ड राइनो देखने को मिलते हैं। ये जो राइनो का क्वेश्चन है वो कई बार मैप में भी पूछा जाता है कि इंडिया में राइनो कहाँ पे देखने को मिलता है, तो सबसे ज्यादा आसाम में राइनोस देखने को मिलते हैं। अब इसके अलावा सुंदरबन के जो जंगल है वेस्ट बंगाल में, वहां पे भी राइनोस देखने को मिलते हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने राइनो विजन 2020 स्टार्ट किया था, जहां पे टारगेट है कि हमारे कंट्री में 3000 जितने राइनोज होने चाहिए। 1 हॉर्न्ड राइनो जो इंडिया में देखने को मिलता है, जो ब्रह्मपुत्र और सुंदरबन में देखने को मिलता है। इसके हॉर्न्स का यूज करके बहुत सारी मेडिसिन बनाई जाती है, इसलिए इसका हंटिंग लोग करते हैं, जो एक्चुअल में नहीं करना चाहिए। ये एक हर्बीवोरस एनिमल। फिर क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, क्योंकि क्रोकोडाइल का नंबर कम होता जा रहा था। 1970 में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था। बस सिर्फ इतना ही आपको याद रखना है। वल्चर प्रोजेक्ट, ये आपको 1 मार्क में पूछते हैं एमसीक्यू में कि कौन से एनिमल को या बर्ड को हम क्लीनलीनेस वर्कर कहते हैं नेचर का। आपने देखा होगा कि बहुत सारे डेड एनिमल्स होते हैं, ठीक है, उसको वल्चर खा जाता है। एक तरीके से वो एनवायरनमेंट को क्लीन कर देता है। जो डेड एनिमल का जो मीट है वो इसका फूड है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि हमारा क्लीनलीनेस वर्कर है। इसके टोटल 9 सब स्पीसीज इंडिया में देखने को मिलते हैं और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए 2004 में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ। फिर स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट। स्नो लेपर्ड जो है वो 3000 मीटर वाली हाइट पे हिमालयस में ही देखने को मिलते हैं। अब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था 2000 वाले ईयर में। बाकी कोई भी चीज याद रखने की जरूरत नहीं है। सेंचुरीज क्या होती है? तो ऐसी जगह जहां पे ह्यूमन एक्टिविटीज को परमिट मिलती है कुछ पर्टिकुलर लिमिट तक, मतलब कि कुछ एरियाज में ह्यूमन जा सकते हैं, कुछ एरियाज में ह्यूमन नहीं जा सकते, उनको हम कहते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। वहां पे डोमेस्टिक एनिमल्स को ग्रेजिंग के लिए भी परमिशन दी जाती है। यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कुछ स्पेसिफिक स्पीसीज को प्रोटेक्ट करने के लिए उसको एस्टेब्लिश किया जाता है। ये जो पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है ये आप लोगों को मैप में पूछी जाती है। पेरियार, चंद्रप्रभा एंड एटूर नागरम, ये सेंचुरीज मैप में आपको पूछी जाएगी। यहाँ पे आपको वो सेंचुरीज मिल जाएगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि इंडिया में कहाँ कहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देखने को मिलती है। फिर नेशनल पार्क का भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। सेंचुरीज के कंपैरिजन में नेशनल पार्क ज्यादा प्रोटेक्टेड जोन्स हैं। यहाँ पे एक से ज्यादा इकोसिस्टम एक साथ एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे एनिमल के ऊपर कंप्लीट बैन है, कोई भी एनिमल को ग्रेजिंग के लिए अलाउ नहीं करते। नेशनल पार्क के अंदर बहुत सारी स्पीसीज को एक साथ प्रोटेक्ट करके रखते हैं। सेंचुरीज में एक स्पीशीज को प्रोटेक्ट करते हैं, नेशनल पार्क में एक साथ बहुत सारे। नेशनल पार्क को स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलके चलाती है। अगेन मैप का क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि काजीरंगा, कॉर्बेट, वेलावदर, मरीन नेशनल पार्क, गिर, डचीगम,
ये सारे कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। तो ये सारे के सारे कहाँ पे है वो ही आपको मैप से पता चल जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको याद कर सकते हो। फिर आते हैं बायो रिजर्व जोन्स, जो इंटरनेशनल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। ऐसे वेजिटेशन, इंसेक्ट्स और स्पीसीज जिनको हमें प्रोटेक्ट करके रखना है उसको हम बायो रिजर्व जोन में रखते हैं। जिनके ऊपर हमें रिसर्च करना है, जिनकी हमें ट्रेनिंग लेनी है, उसको बायो रिजर्व जोन में रखते हैं। यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज को, मूवमेंट्स को टोटली रेस्ट्रिक्ट किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ जो साइंटिस्ट होते हैं, बायोलॉजिस्ट होते हैं, एनवायरमेंटलिस्ट होते हैं, सिर्फ अपने रिसर्च पर्पस के लिए बायो रिजर्व जोन्स में जाते हैं। इसके अलावा किसी को भी वहां पे अलाउ नहीं करते। ये जो बायो रिजर्व जोन्स होते हैं उसका एरिया 5000 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा होता है, जैसे कि नीलगिरी, गल्फ ऑफ मन्नार, ग्रेट निकोबार, सुंदरबन, पंचमढ़ी, ये इंपॉर्टेंट बायो रिजर्व जोन। गुजरात के अंदर जो रण ऑफ कच्छ है उसको भी बायो रिजर्व जोन डिक्लेयर किया था इन द ईयर 2008। ये 1 मार्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन कौन से बायो रिजर्व जोन हमारे इंडिया में है, तो ये आप यहां से नोट कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब है इस चैप्टर का कंक्लूजन, जो आपको कोई नहीं पूछेगा। अभी तक हमने जो चैप्टर में डिस्कस किया है वही चीज यहाँ पे कंक्लूजन में रिपीट हुई थी। आई होप आप लोगों को परफेक्टली समझ में आ गया होगा। फिर भी डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको शेयर कर देना। अंटिल देन, गुड बाय एंड हैव फन।